हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कॉमर्स और मैनेजमेंट में पूछे गए सवाल। टॉपिक आज का है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तो सेशन में सवाल बहुत सारे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप सवालों में खो जाएंगे। आइए फटाफट से इस सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो एवी स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। अगर आप स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस और पीवाई क्यूज भी करना चाहते हैं, तो आप लीजिए हमारा मास्टर कोर्स जो कि काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो आप टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, और आपको पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारा पीवाई क्यूज का कोर्स अलग से भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Arrange the following types of motivating needs as identified by Maslow in ascending order, यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना है। सबसे नीचे आपकी कौन सी आएगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स आएंगी, रोटी कपड़ा मकान वाली। इसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स आएंगी, इसके बाद सोशल नीड्स आएंगी, फिर आपकी एस्टीम नीड्स, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो आपकी मैचिंग क्या बन गई, सीक्वेंसिंग क्या बन गई? ए डी बी ई सी की आपकी सीक्वेंसिंग बन गई जी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which of the following are the types of decentralization in an organization? प्रॉफिट सेंटर, सर्विस सेंटर, कॉस्ट सेंटर या फिर इन्वेस्टमेंट सेंटर? ये बेसिकली आपका जो सवाल है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना देते हो। प्रॉफिट सेंटर वाला जो मैनेजर होता है वो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, फिर आपका प्रॉफिट निकलेगा तो रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट सब कुछ देखना है उसे। कॉस्ट सेंटर वाला केवल कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉफिट के साथ साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आपका एक रेवेन्यू सेंटर भी रहता है। ए सी डी ये आपके इसके अंदर होते हैं। सर्विस सेंटर आपका यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। लिस्ट वन और लिस्ट टू की मैचिंग आपको यहाँ पे करनी है। लिस्ट वन में आपके पास यहाँ पे कुछ थ्योरीज या फिर कुछ मॉडल्स दे रखे हैं। जैसे मैनेजरियल ग्रिड की बात कर रहे हैं, मैनेजरियल ग्रिड आपको किसने दिया था? ब्लेक और मॉर्टन ने दिया था जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स किसने कराए थे? ये एल्टन मायो ने कराए थे। और ट्रेट थ्योरी और ईआरजी थ्योरी बच रहा है। ईआरजी थ्योरी तो आपको पता ही होगा, क्लेटन एल्डर फेरर से जुड़ी हुई है, तो डी आपका 2 से मैच होगा। बचा सी ट्रेट थ्योरी, इसे आप चार्ल्स बर्ड से मैच कर दीजिए। तो यहां पे अगर आप सीक्वेंसिंग बनाएंगे A3 B4 C1 D2, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। Which of the following is not a type of conflict? ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े हो सकते हैं, कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, और वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। टास्क को लेकर कंफ्लिक्ट हो सकता है कि ये जो टास्क है इसको करना है नहीं करना है, तो ये झगड़ा हो सकता है। रिलेशनशिप कंफ्लिक्ट, तो एक दूसरे के साथ रिलेशन जो आपके रहते हैं उसमें झगड़ा हो सकता है, आपके बॉस से झगड़ा हो सकता है जी। प्रोसेस कंफ्लिक्ट, कि टास्क को करना है तो कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंफ्लिक्ट करें। ऐसा होता है ना कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है बट उसके अलग अलग रास्ते हैं, तो कौन से रास्ते से क्या प्रोसेस फॉलो किया जाए, वो प्रोसेस को लेकर भी झगड़ा हो सकता है। प्रोडक्ट कन्फ्लिक्ट हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलते, ये कोई एक रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट नहीं है जो आपको किताबों में देखने को मिले। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is not a type of organizational chart? तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वर्टिकल चार्ट, तो वर्टिकल चार्ट तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया जी, इस तरीके का एक चार्ट बन गया, ये वर्टिकल चार्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल चार्ट, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है आपका, इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। सर्कुलर चार्ट, कि आपका जो बॉस है वो बीच में बैठा हुआ है और सर्कुलर मैनर में आपके जो इससे लोग जुड़े हुए हैं इसके नीचे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो ये सर्कुलर चार्ट भी आपका बन सकता है। बट कोई डायगोनल चार्ट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not a type of organizational culture? तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अलग अलग तरीके से आप क्लासिफाई कर लेते हो। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पावर कल्चर होगा, यानी कि पावर का बोलबाला होगा। कुछ में रोल कल्चर होगा, यानी कि आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर होंगे। और किसी में टास्क कल्चर होगा, जिसमें आपकी टीम्स वगैरह शायद कुछ बना दी जाएं, जिसमें आप प्रॉपर टास्क को अकम्प्लिश कर रहे होगे, तो टास्क को कंप्लीट करने का फोकस ज्यादा रहेगा। नॉन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर का कोई एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस रहता है उसके स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है जी। सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करने, फिर आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या ज्यादा है क्या कम है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस में कमी रही है तो फिर आपको करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके कुछ स्टडीज के नेम दे रखे हैं और लिस्ट 2 में आपके कुछ ऑथर्स के नेम दे रखे हैं और उनको हमें मैच करना है। टाइम एंड मोशन स्टडी सबसे पहले दे रखा है और टाइम एंड मोशन स्टडी आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़ी हुई टेक्निक्स हैं और ये आपकी FW टेलर से आप मैच कर सकते हैं। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स आपके एल्टन मायो ने कंडक्ट करवाए थे और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को आप आसानी से मैक्स वेबर के साथ मैच कर सकते हैं। बचा हमारे पास यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच, ये आप कून्स एंड ओडोनल से यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ये अप्रोच बेसिकली आपको कहती है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे देखने को मिल जाती है। तो ये हमें जो मैचिंग देखने को मिल रही है, इट इज एज पर ऑप्शन नंबर 2, सो इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। The process by which the people's emotions are caused by the emotions of others is called। तो आपकी जो इमोशंस है वो दूसरे लोगों के इमोशन से इफेक्ट हो रहे हैं, इस टर्म को क्या बोला जाएगा? तो अक्सर आप क्या करते हैं, किसी को रोता हुआ देखते हैं तो आपको भी रोना आ जाता है, कुछ लोग हंस रहे होते हैं तो आपको देख के भी थोड़ी हंसी आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है कौन सी होगी बताइए? इमोशनल रेगुलेशन, कॉन्टेजियन, डिसोनेंस या फिर लेबर? कॉन्टेजियन शब्द को अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है या इसके बारे में सुना है तो इसका मतलब होता है कि एक से बीमारी तेजी से बाकियों को फैली जा रही है, और इमोशनल कंटेजियन में क्या होगा, एक के इमोशंस बाकियों के इमोशंस को इफेक्ट करते जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बनेगा। बाकी इमोशनल रेगुलेशन तो इमोशंस को रेगुलेट करना हो गया। इमोशनल लेबर यूजुअली आपका वर्क प्लेस के इमोशन से जुड़ा हुआ टर्म है, और डिसोनेंस तब होगा जब दो चीजों के बीच में सहमति नहीं है। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का ही यहाँ पे रहेगा। The tendency to draw a negative general impression about an individual based on a single characteristic refers to which of the following? तो आपने देखा कि यार ये बंदा काम पे लेट आया तो आपने कहा ये बंदा बिल्कुल बेकार है, ये काम सही से नहीं करता होगा, आपने पूरा नेगेटिव इंप्रेशन उसका बना लिया। हो सकता है वो वैसे पर्सन बहुत अच्छा हो बट लेट आ रहा है काम पे, उसकी कोई मजबूरी रही होगी मे बी। इसे बोला जाता है हॉर्न्स इफेक्ट। हॉर्न्स इफेक्ट बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्टिव परसेप्शन तो सिलेक्टिवली परसीव करना। हेलो इफेक्ट के अंदर आप एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट के बेसिस पे पूरा पॉजिटिव इंप्रेशन बना देते हो, ये बिल्कुल उल्टा हो गया हॉर्न्स इफेक्ट का। स्टीरियोटाइपिंग में आप किसी कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप कर देते हो कि यार इस कम्युनिटी के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Which of the following techniques of enhancing strategic thinking is most similar to devil's advocacy? ऑप्शंस आपके पास हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप बहुत सारे आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करते हो, बहुत सारे आइडियाज लेकर आते हो, डिस्कस करते हो, इवेल्युएट करते हो। डायलेक्टिकल इंक्वायरी। देखो डाई जो वर्ड है इसका मतलब ही होगा कि दो पहलुओं की बात हो रही है, तो आप किसी भी मुद्दे को आप पॉजिटिव नेगेटिव दो पहलुओं से इवेल्युएट कर रहे हैं। और डेविल्स एडवोकेसी की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं तो आपका जो डेविल्स एडवोकेट होगा वो उसके अगेंस्ट बात करेगा। तो अगेन दो मुद्दों की बात यहां पे होगी। तो क्लोजेस्ट आंसर हमारा डायलेक्टिकल इंक्वायरी ही यहां पे बन रहा है। इसके अलावा आपकी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी है और डेल्फी मेथड भी है। ये आपके पास डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के टेक्निक्स हैं, बट करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का ही रहेगा। आइडेंटिफाई इमोशन रेगुलेशन टेक्निक्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे इमोशनल सेपरेशन, कॉग्निटिव रीअप्रेजल, सोशल शेयरिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल लेबर। इमोशंस को रेगुलेट करना है। आपके जो इमोशंस बाहर निकल कर आ रहे हैं या तो आप उनको सप्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए। कोग्निटिव रीअप्रेजल कर लीजिए, यानी कि आपने मान लीजिए किसी गरीब परिवार को देखा और आपको रोना आ गया कि यार इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब दो तरीके हैं, या तो आप अपने इमोशंस को सप्रेस करो या कॉग्निटिव रीअप्रेजल करो। आप दिमाग में सोचो कि यार ये मेहनत नहीं करते होंगे शायद और इसीलिए इनके पास कुछ नहीं है, इनको मेहनत करनी चाहिए थी। तो कॉग्निशन या फिर माइंड का इस्तेमाल करके इस सिचुएशन को दोबारा से अप्रेज कर लो। सोशल शेयरिंग, आपने सुना होगा दुख बांटने से बढ़ता है, तो ऐसे ही अगर आप अपने इमोशंस को शेयर करें तो वो भी आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करेंगे।
तो ए बी सी ये तीनों हमारे इमोशनल रेगुलेशन के टेक्निक्स हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस अलग से एक कंसेप्ट है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को यूज करते हैं, किस तरीके से इमोशंस को मैनेज करते हैं। इमोशनल लेबर ये बेसिकली टर्म जुड़ा होता है ऐसे जॉब रोल्स के साथ जिसमें आपको अपने इमोशंस को भी साथ में मैनेज करके चलना होता है। जैसे अगर आपने एयर होस्टेस को देखा होगा, आपके सामने कितना प्यार से बात करती है, अंदर से कितनी भी नाराज हो, कितनी भी दुखी हो, कितना भी अंदर से गालियां निकाल रही हो, बट उसे अपने इमोशंस को अपने वर्क प्लेस पे इस तरीके से पोर्ट्रे करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ए बी और सी हमारे पास इमोशनल रेगुलेशन के क्लियरली टेक्निक्स हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Which among the following is not a hygiene factor? ये सवाल आपका हर्सबर्ग की हाइजीन मोटिवेटर वाली थ्योरी से जुड़ा हुआ है जी। तो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, कुछ मोटिवेटर्स होते हैं। हाइजीन बिल्कुल बेसिक वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी बेसिक सैलरी हो गई, आपकी वर्किंग कंडीशंस हो गई, आपका जो काम कर रहे हो उसमें सुपरविजन कैसे है, कंपनीज की बेसिक पॉलिसीज कैसी हैं। तो ये हाइजीन फैक्टर्स होते हैं सारे। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मिल रही है तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है। इट इज अ पार्ट ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। मैथ्स लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एक तरफ आपकी लीडरशिप स्टाइल्स हैं और दूसरी तरफ है मैच्योरिटी लेवल ऑफ दी सबऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है टेलिंग। तो टेलिंग मतलब बिल्कुल बताना पड़ रहा है आपको एक एक चीज सबऑर्डिनेट्स को, तो उनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ही कम होगा, लो होगा। सेलिंग, इसमें क्या है कि आप बताने के साथ साथ थोड़ा सा उनको बता रहे हो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप बेचने की कोशिश कर रहे हो उनको, उसके पॉजिटिव बताने की कोशिश कर रहे हो किसी भी डिसीजन के। तो यहाँ पे भी आप उनको बता रहे हो, पर बताने के साथ साथ उनको कुछ समझा भी रहे हो, तो यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल कम ही रहेगा, लो टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग में तो वो पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ डिसीजन लेने में, तो मेचोरिटी लेवल उनका मॉडरेट टू हाई हो सकता है। डेलीगेटिंग में तो आपने उन्हीं पे छोड़ दिया कि यार आप ही डिसीजन ले लो, तो उसमें तो उनका मेचोरिटी लेवल काफी हाई होगा। तो आपकी जो मैचिंग यहाँ पे प्यारे दोस्तों बन रही है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Which of the following organizational structure is generally adopted by the firms to realize the full potential of cost leadership strategies? ऑप्शंस हमारे पास हैं एम फॉर्म स्ट्रक्चर, यू फॉर्म स्ट्रक्चर, ए फॉर्म स्ट्रक्चर या फिर एच फॉर्म स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में सवाल है, बट यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज्ड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एम फॉर्म का मतलब होता है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसमें मल्टीपल डिविजन होंगे, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीजन हो सकता है और फिर उसमें अलग अलग फंक्शंस के अलग से मैनेजर्स होंगे। यू फॉर्म बेसिकली आपके पास यूनिटरी या फिर फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो अगर आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसमें आपके सेपरेट फंक्शंस के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो फंक्शंस को संभाल रहे होते हैं, और इसमें आपका कॉस्ट भी कम से कम रहता है क्योंकि स्पेशलिस्ट लोग हर एक फंक्शन को देख रहे हैं और कोई फंक्शन डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट लीडरशिप देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बनेगा। बाकी आपका जो एच फॉर्म है वो होल्डिंग जो स्ट्रक्चर रहता है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी वाला, उसको डिनोट करता है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 2 का ही रहेगा। Which one of the following theories of corporate governance focuses on the principal agent conflict where managers may prioritize their own interest over those of the shareholders, thereby necessitating monitoring, incentives and control mechanisms? तो इसमें पूछ रहे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कौन सी थ्योरी ऐसा कहती है कि प्रिंसिपल एजेंट कंफ्लिक्ट होगा। प्रिंसिपल बेसिकली आपके शेयर होल्डर होते हैं और आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो उनके एजेंट होते हैं, इन दोनों में झगड़ा रहेगा, कंफ्लिक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैनेजर के अपने इंटरेस्ट है, उनको ज्यादा सैलरी चाहिए और शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट्स वगैरह चाहिए। तो इनके झगड़े को कौन सा यहाँ पे डिनोट करेगा ये आपको बताना है। तो क्लियरली एजेंसी थ्योरी, ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप से ये एजेंसी थ्योरी ही आपकी जुड़ी हुई है जो ये चीज आपको बोलती है। स्टीवर्डशिप थ्योरी तो आपको कहती है कि मैनेजर्स आपके स्टीवर्ड्स हैं जिनका इंटरेस्ट शेयर होल्डर से अलाइंड होते हैं। स्टेक होल्डर्स में आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को लेकर चल रहे होते हैं। और रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी तो बेसिकली आपको कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है टू एक्सेस द डिफरेंट रिसोर्सेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप्स को आपको ऑर्डर में लगाना है जी। Comparison of actual performance with the standards, measurement of actual performance, corrective action, establishment of the standards। तो सबसे पहले तो यार आप अपने स्टैंडर्ड्स ही एस्टेब्लिश करोगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, फिर परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करोगे और फिर आप अपना करेक्टिव एक्शन लोगे। सो डी बी ए सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा।
यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें दे रखी है और हमें लिस्ट वन में कुछ सोशल साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और लिस्ट टू में उनके कुछ फ्रेमवर्क या थ्योरीज दे रखे हैं। इसमें हमें नाम देखने को मिल रहे हैं मैग्वेर, रॉकेज, हॉफस्टेड या और हाइडर। हॉफस्टेड का नाम तो आपने पक्का पक्का सुना ही होगा, ये तो सबने ही सुना होगा कि हॉफस्टेड ने आपको कल्चरल डायमेंशंस का एक फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सी तो आपने टू से मैच कर लिया होगा और यहाँ आपको पता चल गया होगा कि यार वन और थ्री में से ही आंसर बनेगा। बाकी देखो, इनमें से आपको कुछ ना कुछ मालूम होना जरूरी है, तभी आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर मैं आपको बताऊं तो मैग्वेर जो हैं वो आपके जुड़े हुए हैं मैट्रिक्स ऑफ एटीट्यूडिनल चेंज से। बेसिकली इन्होंने परसुएड आप कैसे कर सकते हैं किसी को, किसी का एटीट्यूड कैसे बदल सकते हैं, उसको लेकर कुछ स्टेप्स बताया है। और रॉकेट जो हमारे, इन्होंने आपको एक फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज बताया। इन्होंने वैल्यूज को क्लासिफाई किया कि कुछ हमारी टर्मिनल वैल्यूज होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती है। और हाइडर बस्ट है जो कि आपकी बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज से जुड़े हुए हैं, जो एटीट्यूड चेंज को लेकर एक थ्योरी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी जो मैचिंग यहाँ पे बनेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर वन। यहाँ पे सवाल है जी असर्शन और रीजनिंग का। असर्शन हमें एक दे रखा है, इट इज पॉसिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन टू बिकम अ लीडर इफ सर्कमस्टांसेस अलाउ हिम हर टू परफॉर्म फंक्शंस डिक्टेटेड बाय द सिचुएशन। तो कोई भी लीडर बन सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। रीजन दिया, qualities, characteristics and skills required in a leader are determined to a large extent by the demands of the situation in which she is to function as a leader। और यहाँ पे भी सिचुएशन की बात करी हुई है। तो असर्शन और रीजन देखो दोनों ठीक है, और रीजन और असर्शन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। रीजन भी सेम ही बात आपको बोल रही है असर्शन के सपोर्ट में। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन का बनेगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लो नर्चरिंग एंड लो रेगुलेटिंग लीडर बिहेवियर इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। दो डायमेंशंस हैं आपके पास, एक तो है जी रेगुलेटिंग बिहेवियर की और दूसरी है नर्चरिंग बिहेवियर की। रेगुलेटिंग बिहेवियर का मतलब है कि लीडर जो है ना वो सब कुछ रेगुलेट कर रहा है, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है उसने। नर्चरिंग बिहेवियर का मतलब है कि लीडर सबॉर्डिनेट्स को नर्चर कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप खुद से भी डिसीजन लिया करो। टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, उनके साथ डिस्कशंस वगैरह कर रहा है। तो इस तरीके के दो डायमेंशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो रेगुलेटिंग बिहेवियर इज मोर अबाउट वन वे कम्युनिकेशन, नर्चरिंग बिहेवियर इज अबाउट टू वे कम्युनिकेशन। तो अगर आप रेगुलेटिंग बिहेवियर में हाई हैं और नर्चरिंग बिहेवियर में लो हैं, तो इस केस में आप जो स्टाइल फॉलो करेंगे दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टिव स्टाइल। आप डायरेक्टिव स्टाइल यहाँ पे फॉलो करेंगे, आप क्लियर कट डायरेक्शंस देंगे, सबऑर्डिनेट से टू वे कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। अगर हम बात करें कि आप रेगुलेटिंग बिहेवियर में भी हाई हैं और नर्चरिंग बिहेवियर में भी हाई हैं, तो इस केस में आप डायरेक्शंस तो दे रहे हैं बट साथ ही साथ अपने सबऑर्डिनेट्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है सपोर्टिव स्टाइल। इसके अलावा अगर आपका रेगुलेटिंग बिहेवियर लो है और नर्चरिंग बिहेवियर ज्यादा है, तो आप हर चीज में अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कंसल्ट करने की सोचते हैं कि यार उनको कंसल्ट किया जाए, तो इसे कंसल्टिंग स्टाइल जो है वो यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा अगर आप दोनों में ही लो हैं, रेगुलेटिंग बिहेवियर में भी लो हैं और नर्चरिंग बिहेवियर में भी लो हैं, तो इस केस में आपको लगता है कि यार आपकी टीम ना खुद से सब कुछ डिसीजन ले सकती है, आपको उनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा हर एक चीज में टोका टाकी भी नहीं करनी है, तो सारी चीजें आप डेलीगेट ही कर देते हैं अपनी टीम को, तो इसे डेलीगेटिंग स्टाइल यहाँ पे बोल दिया जाता है। सो यहाँ पे अगर दोनों लो हैं, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर थ्री, डेलीगेटिंग स्टाइल। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा और यहाँ पे हमने यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।